Okay, listen बच्चे, we'll start with the next part today. Yesterday we had covered, हम एंटीबायोटिक कर चुके हैं ना, सीरम से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है बच्चे? कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? सीरम से। ओके, ध्यान देना इधर, सुनो बच्चे ध्यान से, इधर देखो सारे, ये अटेंशन। पहले समझो सीरम क्या चीज, ठीक है? सुनो, मान लो कोई ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई, क्या हो गई? ब्लड वेसल इंजर्ड हो गई, ठीक है? अब ब्लड के अंदर दो चीजें होती है बच्चे। व्हाट डू वी हैव इन अ ब्लड? वी हैव ब्लड प्लस वी हैव प्लाज्मा। व्हाट डू वी हैव? ब्लड एंड वी हैव प्लाज्मा। ध्यान से सुनाइए, प्लाज्मा के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है फिब्रिनोजन। क्या नाम होता है बच्चे? फिब्रिनोजन। ये फिब्रिनोजन यहाँ पे क्या बना लेता है? मेश लाइक स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर। क्या बना लेता है यहाँ पे? मेश लाइक स्ट्रक्चर, जालीदार स्ट्रक्चर। इसमें कौन ट्रैप हो जाते हैं? ब्लड सेल्स। कौन ट्रैप हो जाते हैं? ब्लड सेल्स। तो जहां चोट लगती है वहां एक बार खून आता है, या कई बार वहां खून नहीं आता, वहां सिर्फ एक चिपचिपा मटेरियल सिक्रीट होता है ना? कई बार हमारे वो कहते हैं ना, क्या कहते हैं पंजाबी से, कड़ीस, क्या कहते हैं? कड़ीसरा। तो खून भी नहीं आता है ना, चमड़ी उतर जाती है, और चमड़ी को टच करो तो चिपकती है ना? घुटने पे जब चोट लग जाती है तो पैंट चिपकती है बार बार घुटने की, है ना? तो बच्चे क्या होता है, ब्लड प्लाज्मा यहाँ से निकलने की कोशिश करेगा। कौन निकलने की कोशिश करेगा? ब्लड प्लाज्मा। लेकिन प्लाज्मा का कौन सा पार्ट नहीं है? फिब्रिनोजन। प्लाज्मा में क्या क्या होता है? प्लाज्मा में आपके पास होता है वाटर और फिब्रिनोजन और बोलो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स और कोई हार्मोन्स और एंजाइम्स, ये सारे ब्लड में डिसॉल्व होते हैं। और क्या होता है ब्लड में? 3 सेल्स बताओ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये तीनों तो यहाँ रुक गए, ट्रैप हो गए, है ना? अच्छा, पानी बाहर निकलेगा, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर, ये भी बाहर। सिर्फ बाहर कौन नहीं आएगा? फिब्रिनोजन। क्योंकि फिब्रिनोजन का क्या बन चुका है? मैश बन चुका है। क्या बन चुका है? मैश बन चुका है। इसको बोलते हैं क्लॉट। क्या बन गया? क्लॉट। समझ आ गई? तो ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, ठीक है? कॉपीज पे लिखो सीरम। सीरम का मतलब है ब्लड, व्हाट? ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन। ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, इसको क्या बोलते हो आप? सीरम। क्या बोलते हो इसे? सीरम। इट्स नॉट द सीरम दैट यू अप्लाई ऑन योर हेयर्स बच्चे, ठीक है? के बालों पे लगाते हो उसको आप सीरम को बोलते हो, भाई ये सीरम है। What is serum? It is a blood plasma without fibrinogen. Fibrinogen is a protein which is dissolved in. Actual में fibrin is dissolved, fibrinogen insoluble हो जाता है, ठीक है? बुक के अंदर भी मार्क करेंगे पेज नंबर 90 के ऊपर बच्चे, एवरीवन। विदाउट, सॉरी, विदाउट बेटा, वेरी सॉरी, ब्लड प्लाज्मा विदाउट फिब्रिनोजन, विदाउट लिखा आपने। ओके, ध्यान देंगे इस पे। सीरम एक्चुअली मीन्स ब्लड प्लाज्मा फ्रॉम विच फिब्रिनोजन हैज बीन रिमूव्ड। इट में कंटेन न्यूमरस केमिकल सब्सटेंसेस लाइक एंटीबॉडीज एंड एंटीटॉक्सिन्स। बच्चे एक है ना, देखो डिटेलिंग तो अगली बार 10th स्टैंडर्ड में करेंगे, है ना? कब करेंगे आपका? 10th में करेंगे, ठीक है? कुलरीत आप कहीं और करोगे 10th में, है ना? तो पढ़ोगे, बोलो पढ़ूंगी। और सुनो ध्यान से, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग इसकी डिटेलिंग करेंगे। अभी के लिए इतना समझ जाओ कि आपके WBCs एक केमिकल सिक्रीट करते हैं जो कि जर्म्स को मारता है। उन केमिकल्स को क्या बोलते हैं हम लोग? एंटीबॉडीज। क्या बोलते हैं हम? एंटीबॉडीज। वैक्सीन देते हैं ना लोग, कोरोना की वैक्सीन दी गई थी,
वैक्सीन में क्या दिया गया था? थोड़ा बहुत कोरोना दिया गया था। छोटा बच्चा, जब बच्चा बहुत छोटा होता है ना, वो 2 कदम रख दे तो हम कहते हैं शाबाश बहुत बढ़िया, है ना, कितना बढ़िया चल रहा है ये, यही कहते हैं ना उसे। वो थोड़ी सी कोई चीज ऐसे हाथ से ड्रॉप भी करो, अरे वाह वेरी गुड, है ना, तुम्हें थोड़ा सा धक्का दे, तुम जानबूझ के गिरते हो नीचे, गिरते हो क्यों? तुम उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। क्या बढ़ाते हो? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। क्या बढ़ाते हो? उसका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। ऐसे ही बॉडी के अंदर वीक जर्म्स डाले जाते हैं या फिर डेड जर्म्स डाले जाते हैं। ठीक है, गुरीना को क्या करना है? गुरीना को बॉक्सिंग सीखनी है, तो गुरीना एक डेड बॉडी घर ले आती है और दे पंच पे पंच उसको, है ना, और कहती है देखो मैंने डेड बॉडी का मुंह तोड़ दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ये अच्छा है या बुरा है? इसके लिए अच्छा है, ट्रेनिंग हो रही है यार, बूस्टअप हो रहा है। अगली बार जो बॉडी आएगी उसमें थोड़ी बहुत जान होगी, अगली बार बॉडी आएगी उसमें थोड़ी और जान होगी, अगली बार बॉडी आएगी वो बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो प्रैक्टिस तो है, धीरे 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 आप नॉर्मल बॉडी के साथ भी लड़ाई कर सकते हैं। तो जो आपकी बॉडी में जर्म दिया जाएगा, चाहे वो तुम्हें पोलियो का जर्म दिया गया हो, चाहे वो तुम्हें हेपेटाइटिस की वैक्सीनेशन लगी हो, चाहे तुम्हें निमोनिया की वैक्सीन लगी हो, चाहे स्मॉल पॉक्स की, चिकन पॉक्स की, जितनी भी वैक्सीन लगी थी, उसके बाद बुखार क्यों आया? क्योंकि आपको वो वीक या डेड जर्म दिया गया है, ताकि तुम्हारे WBCs मरे हुए जर्म पे, वीक जर्म पे प्रैक्टिस कर लें। वीक जर्म दे दिया, वो वैसे भी मर जाना है। WBCs जैसे जर्म आता है, WBC को थोड़ी पता है वीक है, WBC तो उसे जर्म देखेगा, है ना, WBC उसे एज अ जर्म देखेगा, क्या बनाएगा उसके लिए? एंटीबॉडीज। WBC अपना सिस्टम चेक करेंगे, अच्छा इसके लिए ये एंटीबॉडी, ये इसमें डाल के, इसके डाल के, इसके ऊपर डाल। मर गए तो अच्छी बात है, नहीं मरे तो वैसे भी उन्होंने क्या हो जाना है, मर जाना। समझ आ गए? अगर वीक और डेड जर्म आपकी बॉडी में डाला गया, उसे WBCs मारेंगे। 90% केसेस में WBC उसे मार देंगे। तो WBC को पता चल गया इस जर्म को कैसे मारना है। बच्चे हुआ क्या? एक वीक जर्म डाला गया आपकी बॉडी में, उससे तो वैसे ही मर जाना है, समझिए ना, उसे तो वैसे ही मर जाना है। लेकिन WBC उस पर कम से कम क्या कर सकते हैं? एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ताकि जब स्ट्रॉन्ग जर्म आपकी बॉडी में आएगा तो WBC को उसके मारने का तरीका पता है। मतलब वीक और डेड से WBC को आप क्या कर रहे हो? तैयार कर रहे हो, ताकि जब स्ट्रॉन्ग आ जाए तो वो उसके साथ क्या कर सके? लड़ाई कर सके। समझ आ गई? इज इट क्लियर? तो जो भी सीरम निकलता है इसमें वो केमिकल निकलते हैं। मैं आपको एक बार इसकी कहानी थोड़ी सी बताता हूँ, फिर आप पूछते। अब बच्चे क्या है, सीरम क्या किया गया? आजकल तो ये सब बैन है, केमिकली ट्रीट बनने लगे। पहले क्या करते थे बच्चे? जो स्नेक बाइट के लिए जो एंटीडोट तैयार होती है, मतलब एंटीडोट बोलते हैं उसे, जैसे पॉइजन आपकी बॉडी में चला गया, जैसे लोग स्प्रे वगैरह पॉइजन ले लेते हैं, तो डॉक्टरों के पास उसकी एंटीडोट होती है ना, ताकि उसको ट्रीट किया जा सके। तो मान लो बाई चांस स्नेक बाइट है, स्नेक बाइट की वेनम स्नेक का जो जहर है उसका हमेशा एक एंटीडोट होता है। मतलब अगर आप वो कंज्यूम कर लोगे तो वो उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर देगा। जैसे था ना, एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गेट न्यूट्रलाइज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ऐसा कुछ। तो बच्चे क्या है, उस वेनम के लिए, उसका एंटीडोट बनाने के लिए हमें कोई बॉडी चाहिए। अब ह्यूमन बॉडी हमारे लिए ये बहुत ही, कहते हैं ना, सेंसलेस बात है, लेकिन इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमत किसकी बॉडी की है? ह्यूमन बॉडी। तो क्या ट्रायल किए जाते थे? घोड़ों को स्नेक का पॉइजन दिया जाता था धीरे धीरे। घोड़ों को, समझ आ गई? घोड़ों को क्या दिया जाएगा? स्नेक का पॉइजन। उसकी वजह से घोड़े अपनी बॉडी में क्या बनाएंगे उसके खिलाफ? एंटीटॉक्सिन या एंटीबॉडीज। थोड़ा थोड़ा दिया जाएगा, है ना, थोड़ा दिया, उसने एंटीटॉक्सिन बनाई, घोड़ा जिंदा रह गया, और दिया, हो सकता है इस प्रोसेस में घोड़े की डेथ हो जाएगी। नया घोड़ा उठाया, उसको दिया, ये है ना। तो ये पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में चलता है। काउज में कर सकते हैं, कई जगह हॉर्स में होता है, रैबिट में होता है। तो ये पर्टिकुलर सिलेक्शन, मतलब ये बायोटेक्नोलॉजी के हिसाब से जो ऑर्गेनिज्म बेस्ट होते हैं।
अब जब घोड़े को वो इंजेक्शन दिया और घोड़ा वीक होता रहेगा, लेकिन घोड़े का ब्लड क्या बनाएगा उसके खिलाफ, क्या बनाएगा उसके खिलाफ, एंटीबॉडीज, या क्या बनाएगा उसके खिलाफ, कुछ सब्सटेंसेस। तो जो घोड़े का ब्लड है उसमें से क्या निकाला जाएगा, सीरम। क्या निकाला जाएगा उसमें से, क्या निकाला जाएगा उसमें से, सीरम। और उस सीरम को बाय चांस जैसे मुझे स्नेक बाइट हो गया तो मुझे वो सीरम का क्या दिया जाएगा, इंजेक्शन। जैसे कि जब कोरोना हुआ था तो प्लाज्मा डोनेट कर रहे थे लोग, ब्लड डोनेशन की जगह क्या डोनेट हो रहा था, प्लाज्मा। क्यों, प्लाज्मा के अंदर क्या है, एंटीबॉडीज। तो जिसको कोरोना हो गया वो प्लाज्मा डोनर बन जाता था, क्योंकि उसके प्लाज्मा में उस कोरोना के खिलाफ क्या डेवलप हो चुकी है, एंटीबॉडीज। तो किसी हेल्दी को अगर वो प्लाज्मा जाएगा, या किसी को कोरोना की शुरुआत है उसे वो प्लाज्मा जाएगा, तो वो कोरोना से लड़ने के लिए क्या हो जाता है, हेल्दी। हाँ जी, तो वेनम के लिए एंटीडोट बनानी है अपन ने, उसको यूज किया अपन, हाँ उसकी बॉडी से सीरम निकाला। हाँ जी सर, घोड़ा ही क्यों यूज किया है? बच्चे ये डिपेंड करेगा अलग अलग ऑर्गेनिज्म, घोड़े के हार्मोन्स जाएंगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं, सीरम लेंगे। मतलब हार्मोन है ना, बड़े स्पेसिफिक होते हैं, है ना। हमारे हार्मोन एनिमल्स को दे दिए जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनिमल्स के हमें दे दिए जाए, मतलब हर एक इंडिविजुअल के जो हार्मोन्स है वो बड़े स्पेसिफिक, हमारे हैं होमो सेपियंस, एनिमल्स के अलग है, ठीक है, बर्ड्स के अलग है, सबके हार्मोन्स अपने हिसाब से। हाँ जी, मरता है बच्चा। पहले टेस्ट आपको सिखाने के लिए फ्रॉग, रैबिट, चूहे कटते थे मेडिकल में, है ना, लेकिन आजकल नहीं है ये। हाँ जी। नहीं, वो खून है, खून रुक जाए उसके बाद जो चिपचिपा सब्सटेंस निकल रहा है वो सिरम। ये एक तरह से आप ये लगा लो प्लाज्मा डोनेट, वो तो यार नहीं, वो ब्लड डोनेशन, प्लेटलेट्स कह देते हैं, वो डोनेट ब्लड, उसमें सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेटलेट्स। तो बच्चे जहर का एंटीडोट नहीं बनाना, मर जाएंगे ना पॉइजन का। मैं यही तो तुम्हें कह रहा हूँ, सबसे कीमती किसकी लाइफ है, ह्यूमन बीइंग। हमें बचाने के लिए जो भी एनिमल को कुर्बान कर सकते हो करते हैं लोग, ठीक है। चलो हाँ जी बच्चे, अगर कोई सांप काट जाए जहर फेंक दे, कौन, स्किन के ऊपर, स्किन के ऊपर फेंक दे बच्चे, उससे स्किन खराब हो जाती है, वो ठीक हो जाएगी, मरेगा नहीं इंसान। वो तो वैसे ही है भाई, आपको ट्रीट करना पड़ेगा, जैसे जल जाता है ना, जैसे फोड़े फुंसी हो जाते हैं वैसे। ओके, ध्यान से सुनना बच्चे। सीरम एक्चुअली मीन्स ब्लड, इट में कंटेन न्यूमरस, ये हो गया। इसके बाद है टॉक्सिन्स। Toxins are poisonous proteins released by pathogenic bacteria during their growth or upon their breakdown after they die. बैक्टीरियाज बच्चे अपनी लाइफ में बैक्टीरियाज केमिकल्स सिक्रीट करते रहते हैं, है ना। तो वो केमिकल्स अगर हमारे लिए पॉइजनस है, अगर बैक्टीरियाज के केमिकल्स आपके लिए क्या है, पॉइजनस है, तो उनको हम क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं, टॉक्सिन्स। क्या बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी, पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, ठीक। एंटीटॉक्सिन इज अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन एनिमल बॉडी व्हिच रिएक्ट्स विद पॉइजन प्रोड्यूस्ड बाय इन्वेडिंग जर्म्स, ठीक है। टॉक्सिन्स के खिलाफ क्या बनेगा, एंटीटॉक्सिन्स। एंटीजन्स के खिलाफ क्या बनेगा, एंटीबॉडीज। जर्म्स को क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। जर्म्स को क्या बोलते हैं, एंटीजेंस। उसके खिलाफ क्या बनेगा, एंटीबॉडी। टॉक्सिन्स पॉइजनस सब्सटेंस है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमारी बॉडी खुद क्या बनाएगी, एंटीटॉक्सिन्स। एक कॉमन सा बताता हूँ, एंटी एलर्जिक। किसी को एलर्जी है किसी चीज से, किसी चीज से एलर्जी, किससे, सोप से एलर्जी है, तो क्या यूज करते हो आप, हाँ समझ गया, मतलब तो वो तो स्किन की हो गई, खाने पीने से कुछ। गोल्डन डस्ट, गोल्डन डस्ट मतलब हाँ हाँ ठीक ठीक है। स्ट्रॉ डस्ट जैसे जो है, ठीक है, जैसे जो तूड़ी बोलते हैं जैसे कॉमन लैंग्वेज में, कनक की जो पराली वगैरह जो होती है, इससे जो धूल उड़ती है इन्फ्लेम हो जाती है, ठीक है। तो बच्चे क्या है, ये आपकी बॉडी में टॉक्सिन है,
आपके लिए वो क्या है, टॉक्सिन है। वो बैक्टीरिया का नहीं है ना, वो बैक्टीरिया का नहीं है, लेकिन वो एलर्जिक रिएक्शन कर रहा है आपकी बॉडी में। उसके खिलाफ भी बॉडी क्या बना लेती है, एंटी एलर्जेंस। ठीक है, आप बाहर से मेडिसिन वगैरह लेते हो, लेकिन हमें भी पता है हमारी बॉडी मेडिसिन को भी तब रिस्पॉन्ड करती है जब हमारी बॉडी खुद ट्राई करती है। तो टॉक्सिन्स बना रहा है कौन, बैक्टीरियाज, और ये एलर्जी की वजह से भी क्या होती है तुम्हारी बॉडी में, रिएक्शंस। तो देखो, एंटीजेंस के खिलाफ एंटीबॉडीज, टॉक्सिन्स के खिलाफ एंटीटॉक्सिन्स, है ना, और एलर्जी के खिलाफ एंटी एलर्जिक रिएक्शंस। जो रिएक्शंस एलर्जी के पार्टिकल्स कर रहे हैं उनके खिलाफ, कुछ को पोलन ग्रेन से होती है, कुछ को वीट एलर्जी होती है, तो वो सब उसके खिलाफ बॉडी ट्राई करती है। अगर बॉडी काम कर जाए बहुत अच्छा है, अगर बॉडी काम नहीं कर पाती बच्चे, फिर हमें बाहर से क्या लेनी पड़ती है, मेडिसिन। ओके, ये डेफिनेशंस कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना आपको। एक पेज नंबर 90 पे, पेज नंबर 90 पे, द हार्मोन इंसुलिन वॉज द फर्स्ट सच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई। बस ये मार्क कर लो, राइट हैंड साइड बच्चे ब्लैक लाइन है, इंसुलिन वॉज फर्स्ट सच सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय ई कोलाई। ये हार्मोन है जो हमारी बॉडी के अंदर भी इफेक्ट डालता है, ई कोलाई। कुछ सीरम्स के एग्जाम्पल है, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8, ये ऐसे ही नाम याद रखना है। हेमोफीलिया में, है ना, हेमोफीलिया में एक्सेसिव ब्लड लॉस, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 फॉर हेमोफीलिया ए, फैक्टर 9 फॉर ट्रीटमेंट ऑफ हेमोफीलिया बी। ये सिर्फ मार्क कर लो बच्चे, इन पे क्वेश्चंस नहीं आता, बस तुम्हें थोड़ा सा दिमाग में रखना। उसके बाद आता है वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, पोलियो ड्रॉप्स पिए सबने, पोलियो ड्रॉप्स बचपन में पेरेंट्स ने पिलाई होगी पोलियो ड्रॉप्स, वो 2-4 बूंद डालते हैं उनके अंदर, बस नहीं भी। पोलियो ड्रॉप्स बहुत ज़रूरी है, तुम भी मतलब 5-6 साल तक के बच्चों को पिलाई जाती है, क्योंकि उसके बाद पोलियो नहीं होता। तो 5-6 साल के बच्चे को ही वो अटैक आता है पोलियो, ठीक है, हाथ पैर लिम्स क्या हो जाते हैं, ट्विस्ट हो जाते हैं, टेढ़े मेढ़े छोटे बड़े हो जाते हैं बच्चे, और बहुत बहुत गलत चीज़ है ना। किसी बच्चे को जो बिल्कुल हेल्दी है एकदम से पोलियो हो जाएगा, हाथ पैरों में डिफेक्ट आ जाएगा, पूरी लाइफ फिर उसके साथ ही होगा। पोलियो में, कोरोना में, है ना, सब में जो वैक्सीन दी गई थी, लोग कहते थे ना कोरोना वैक्सीन मत लो, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। अरे कोरोना दिया जा रहा था, ये बिल्कुल ठीक है ना। वैक्सीन में आपको उसी बीमारी का जो जर्म है वो दिया जाएगा, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जर्म क्या होगा, वीक और हाँ, वो थोड़ी बहुत तुम्हारी बॉडी में नुकसान भी पहुंचाएगा। सर वीक भी और डेड भी, या तो डेड होगा या वीक हो, दोनों में से थोड़ी हो सकती है। आपकी बॉडी में असर थोड़ी करेगा, वो अभी तो बताया डेड बॉडी को ही पंच किए जा रहे हैं। WBC ने देखा जर्म है आपकी बॉडी में आया है, उसे थोड़ी बताया वो डेड है, वो तो उसके खिलाफ क्या बनाएगा, एंटीबॉडी। वीक स्ट्रॉन्ग आ गया तो फिर आपने WBC को तो सीधा जंग के मैदान में उतार दिया ना, बिना प्रैक्टिस। कुछ बीमारियां हैं जो बहुत डेंजरस है, जिनके लिए पहले प्रैक्टिस जरूरी है। समझ आ गई? लगभग सभी बीमारियों की वैक्सीन बन रही है, जैसे, लेकिन कैंसर की नहीं है बच्चे, एड्स की वैक्सीन नहीं है ना। बहुत सी बीमारियां आज भी ऐसी जिनकी वैक्सीन नहीं है, जैसे टेटनस है, तो पता है टेटनस की वैक्सीन है, इलाज नहीं है। इसीलिए कोई लोहे के सामान से कभी चोट लग जाए या फिर किसी का एक्सीडेंट हो जाए, जब किसी का ऑपरेट हो किसी कोई इंसान, तो हमेशा टेटनस का इंजेक्शन लगता है। टेटनस में क्या होता है बच्चे, टेटनस के अंदर आपकी बॉडी, मतलब एक बेसिक आप ये लेके चलो, बॉडी स्टिफ हो जाती है अगर इन्फेक्शन हो जाए तो, है ना। किसी चोट लगने से, लोहे की चीज़ लगने से या जो भी वायरस से आपको अगर चोट लगे, इन्फेक्शन हो जाए, तो वो टेटनस का रूप ले लेती है। टेटनस की वैक्सीन है, इलाज नहीं है। रेबीज बीमारी है, रेबीज का इलाज नहीं है। डॉग बाइट करे, डॉग बाइट करते ही वैक्सीन ले लेनी चाहिए, जो भी वो 10, 12, 14 जो भी पहले होता था, अब तो 1 या 2 इंजेक्शन लगते हैं। जो भी इंजेक्शन लगते हैं वो लगवा लेने चाहिए तभी। क्यों? क्योंकि डॉग बाइट से अगर रेबीज हो गई तो फिर डेथ होगी बच्चे, और बड़ी, कहते हैं ना, बुरी डेथ है। आप अंधेरे में लाइट से डरने लग जाओगे, बॉडी स्टिफ हो जाएगी तुम्हारी, है ना, मतलब एक तरह से आप पागल हो जाता है।
समझ आ गई? रेबीज का इलाज नहीं है, वैक्सीन है। ऐसा कुछ नहीं होता, फिर कोई दिक्कत नहीं। अगर डॉग वैक्सीनेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगेन आई एम सेइंग ह्यूमन लाइफ इज मोस्ट प्रेशियस। चाहे डॉग वैक्सीनेटेड है तो भी आप वैक्सीन जरूर लगाओ। स्पेशली बच्चे प्रॉब्लम होती है जो हम घर में डॉग रखते हैं ना, हमें उन पर बहुत विश्वास होता है, हमें उनकी वैक्सीन करा रखी है। वो छोटे होते तो वो बहुत ज़्यादा है ना, नाखून मार देता है, दांत मार देता है। तो बच्चे आपको वैक्सीन जरूर लेनी चाहिए अगर घर में डॉग है और वो बार बार आपको बाइट हर बार की यार, साल 6 महीने चल जाएगी, 3 महीने चलती है। टेंडर्स का 6 महीने है, रेबीज का 3 महीने। ओके, हाँ जी बच्चे रहती है बच्चे। एक बार वैक्सीन ले ली, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस की, चिकन पॉक्स की भी आ गई अब, टाइफॉइड की है ना, और ट्यूबरक्लोसिस की, और ये कोरोना की, कोविड की वैक्सीन 2, तीसरी वो थी, जैसे वो क्या बोलते थे, कौन सा शॉट बोलते थे है ना, जैसे 2 वैक्सीन आपको लेनी चाहिए थी पक्का, तीसरी वो सिर्फ बूस्टर डोज बोलते थे, बूस्टर डोज थी। तो बच्चे वैक्सीन का ऐसे है, बुरी नहीं है, जितनी मर्जी लेते रहो वैक्सीन, वो तो अच्छा है क्योंकि वो वीक या डेड जर्म है, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती है ना। अब कोविड खत्म कैसे हुआ? कोविड खत्म कैसे हुआ? इम्यूनिटी बनी है सबकी भाई, लगभग जिनको होना था हो गया है ना, और क्या बन गई? इम्यूनिटी बन गई, एंटीबॉडीज बन गई है ना। अब कोविड क्या है? कुछ भी नहीं मान रहे उसको, मतलब वेरिएंट बनेंगे वैसे हमारी एंटीबॉडीज भी चेंज होती रहेगी। जुकाम ही तो है, था क्या वो? जुकाम ही तो था, लेकिन बहुत सीवियर था, लंग्स को इन्फेक्ट कर दिया था, सांस लेने में प्रॉब्लम है ना। तो वायरस को कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है एंटी ये वैक्सीन। हो सकता है आने वाले टाइम में बच्चे इसके लिए, कैंसर के लिए हो सकता है, एड्स के लिए है ना, और भी जानलेवा बीमारियां, इनके लिए क्या हो सके, वैक्सीन। अलग चीज़ है यार, वो अलग टॉपिक है ना, वो इससे अलग है, इसलिए जब करेंगे डिजीज तब बता, ठीक है। वैक्सीन इज अ प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वीक और डेड जर्म्स। वैक्सीनेशन का मतलब क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ वीक जर्म और डेड जर्म इन द बॉडी। Vaccines are available for variety of disease such as cholera, typhoid, measles, chickenpox, etc. On injecting them into the body, the person gets disease in mild form and his body gets stimulated to produce antitoxins. ठीक है, थोड़ा बहुत दिक्कत होगी, बुखार हो सकता है, दर्द हो सकता है, पेन, हाथ में पेन हो सकता है, बुखार हो सकता है, बॉडी स्टिफ हो सकती है ना, थोड़ा बहुत बुखार, आप ये लगा लो बदन दर्द जैसे होता है वो हो सकता है, लेकिन ये नॉर्मल है। इससे कोई ये मत लगाओ कि वैक्सीन लेने से वो बीमारी हो जाएगी, कभी नहीं होगी। वैक्सीन लेने से क्या हो रहा है? वैक्सीन लेने से बीमारी नहीं होगी, बल्कि वैक्सीन लेने से बीमारी क्योर हो। हाँ, वैक्सीन ली और 100% वो असर करेगी ये भी ज़रूरी नहीं है ना। 99% केसेस में असर कर जाती है, लेकिन 1% चांस ये भी है ना असर करे, इसलिए बार बार रिपीट की जाती है कुछ वैक्सीन। कोविड की 3 बार रिपीटिशन हुई थी है ना, हेपेटाइटिस की 2 बार है, पोलियो की बार है कि जितनी बार, क्योंकि एडमिनिस्टर करना सौखा है, कोई दिक्कत होती नहीं है बॉडी में, तो इसलिए वैक्सीनेशन जितनी बार हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लग जाएगा। हाँ जी, इसमें हाँ बच्चे प्रेशर नहीं बन रहा है, पेन हो गया, ठीक है, प्रेशर एयर बन गई ना तो प्रेशर कम हो गया, डेंसिटी। हाँ जी बच्चे, एकदम से पैर से हो जाता है, नाड़ी में सिकड़ जाती है, दर्द बहुत क्यों होता है? वो अलग चीज़ है बच्चे, वो नर्वस सिस्टम वो अलग है, वो इसमें नहीं, वो करेंगे, जो भी है तुम्हारे डाउट्स ले लेंगे। आगे लिखो बच्चे। अच्छा एक सेकंड लास्ट रह गया। किल्ड बैक्टीरिया की वैक्सीनेशन मार्क कर लो। टैब वैक्सीनेशन फॉर टाइफॉइड, टैब वैक्सीनेशन फॉर टाइफॉइड। बच्चे इसकी फुल फॉर्म है ना, जो टैब टाइफॉइड की है, इसका होता है टाइफॉइड ए एंड टाइफॉइड बी, वैसे इसका ये होता है फुल फॉर्म, ठीक है। आप एक बार संदीप सर से क्लियर करना इसकी टैब की, क्योंकि जो आपके कुछ XY टीचर्स और लिखवा रहे हैं ना, वो लोग जो लिखवा रहे हैं वो एक्चुअली टैब जो टाइफॉइड के लिए है उसका नहीं है। टैब का मतलब ही है टाइफॉइड ए टाइफॉइड बी, 2 तरह का टाइफॉइड होता है जब आप टेस्ट कराते हैं, या टैबलेट अलग सेंट जोसेफ में। ओके, लिविंग है,
बैसिलस, इसकी वो लिख लो बैसिलस, इसकी फुल फॉर्म लिखो बीसीजी की, लिखो फर्स्ट बी की बैसिलस। बैसिलस कौन से बैक्टीरियाज याद है, मतलब वैसे ही रिलेट कर रहा हूँ। बैसिली रॉड शेप, वेरी गुड, BACILLUS बैसिलस, BACILLUS बैसिलस ऑफ BACILLUS बैसिलस ऑफ कैलमेटे, CALMETTE, CALMETTE and Calmette and Guerin, 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 एंजल गुरीना मत लिख देना, Guerin, GUERIN, Bacillus of Calmette and Guerin। ओके, उसके बाद है टॉक्सॉइड्स आर द इनएक्टिवेटेड टॉक्सिन्स ऑफ पार्टिकुलर बैक्टीरिया which can still stimulate the production of respective antibodies such those for producing immunity against diphtheria and tetanus। सुनो बच्चे, टॉक्सॉइड्स जो है ना वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे है ना, एक तरह से ना इसको ऐसे समझा लो, कंपनी अलग अलग थी है, ये मान लो बस, ठीक है। कहते हैं कुछ इतने % इफेक्टिव था, किसी में डेड होता है तो किसी में ठीक है। उस टाइम तो सब तुक्के लग रहे थे है ना, जो सही बैठ जाए वही काम आएगा। अब एक ही चलेगी, आगे जो जाएगी। अच्छा बच्चे देखो, जैसे वैक्सीन में ना थोड़ा सा चेंज, जैसे टेटनस के लिए हम जैसे वैक्सीन बोले जा रहे थे, तो है तुम्हारे सिलेबस में वो टॉक्सॉइड्स। क्या टॉक्सॉइड्स, आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स है जो बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन टॉक्सिन्स, वही तो बता रहा हूँ ना, आपकी बॉडी में कुछ टॉक्सिन्स है जो आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बनवा सकते हैं। समझ आई डिफरेंस, समझ आया भाई? आपकी बॉडी में बैक्टीरिया टॉक्सिन्स बना रहे हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपको बीमारी हो रही है स्टूडेंट्स। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी में ऐसे टॉक्सिन्स डालो, ऐसे टॉक्सिन्स डालो जो कि बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए, एक तरह से वैक्सीन, ये वैक्सीन तो जर्म है और टॉक्सिन क्या है, सब्सटेंस है। टॉक्सॉइड, टॉक्सॉइड क्या है, सब्सटेंस है, और वैक्सीन क्या है, जर्म है। ऐसा सब्सटेंस आपकी बॉडी में डालना ताकि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बने और वो आपको नुकसान ना हो। समझ आई? वैक्सीन में तो डेड और वीक जर्म है, और टॉक्सॉइड में आप सिर्फ क्या डाल रहे हो, बैक्टीरिया का रिलीज किया हुआ केमिकल है ना, जो कि बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, लेकिन क्या बना सकता है, इम्यूनिटी, एंटीबॉडीज बना सकता है, एंटी टॉक्सिन्स बना सकता है। बच्चे वो अलग अलग चीज़ें, वो तो आप ये लगा लो कि हाँ आपके नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स कितने हैं, तुलसी है, हल्दी है ना, कर्ड है, ये कुछ काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर कुछ एसिड्स, विटामिन्स, न्यूट्रिएंट चैप्टर में पढ़ेंगे, तो वो क्या होता है, वो न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे विटामिन सी ज़्यादा खाते हैं जब जुकाम वगैरह हो जाता है ना, या कोविड में विटामिन सी ज़्यादा बोलते थे, तो वो आप ये लगा लो कि बॉडी मैकेनिज्म है, वो उस साइड बॉडी की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं भाई। जो आप मतलब देखो यार, कॉमनली है ना, इस लेवल पे आप ये बात करते हैं कि WBCs को जो सामान चाहिए उससे लड़ाई करने के लिए आप वो खाने के थ्रू WBCs को प्रोवाइड करते हो, बस दैट्स इट। ठीक है? कौन सा ग्लूकोज तो एनर्जी बूस्टर है यार, एनर्जी बढ़ाने के लिए। स्टेरॉइड्स बच्चे नहीं, स्टेरॉइड्स अलग से, स्टेरॉइड्स एंटी, आप बोल सकते हो एंटी टॉक्सिन्स की तरह काम करते हैं। स्टेरॉइड्स है ना, जब कुछ नहीं चलता फिर कौन चलता है, स्टेरॉइड्स। वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ठीक है? इवन जो डोपिंग नहीं, ड्रग्स लेते हैं जो खिलाड़ी, डोपिंग में फंस जाते हैं, तो स्टेरॉइड्स है ना, आप दौड़ रहे हो, भागा नहीं जा रहा आपसे, स्टेरॉइड्स ले लो, पता ही नहीं चलेगा, जितना मर्जी बना लो।
कोविड में भी जब कोई दवाइयाँ असर नहीं करती थी तो किस पे डाल देते थे? स्टेरॉइड्स पे। मतलब स्टेरॉइड्स तो ऐसी चीज़ है बच्चे, अगर फीमेल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में स्टेरॉइड कंज्यूम करे तो उनके मुस्टैशेस और बियर्ड तक निकल आती है। इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस, इतना बुरा इफेक्ट करते हैं स्टेरॉइड्स किस पे? ठीक है, चली जाती है वापस। शेव करने को स्टेरॉइड से बढ़ाते हैं। हार्मोनल इन्फ्लुएंस होता है ना स्टेरॉइड्स का, हार्मोन्स चेंज करते हैं। हाँ जी, यही होगी कोई स्टेरॉइड का नाम। ये यार अलग चीज़ है भाई, वो अलग चीज़ है, टॉपिक से मत भटको प्लीज। ओके, रोल ऑफ बैक्टीरिया इन एग्रीकल्चर। टॉपिक इम्पोर्टेंट है बच्चे, बहुत सारे हैं, कंफ्यूजन होगी इसलिए डेफिनेशन लिख लो साथ के साथ। लिखो, पहले लिखो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कॉपी में लिखो, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। इसको फिक्स करेंगे नाइट्रोजन को। बैक्टीरिया कहाँ है? सॉइल में है ना, तो फ्री नाइट्रोजन को ये फिक्स करते हैं। ठीक है, पहले लिखो इसका एग्जाम्पल राइजोबियम, बुक से देख सकते हो इसकी, पहले RHIZOBIUM, राइजोबियम, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम। लिख लिया? अब इसका काम लिखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, सॉरी बच्चे वो वर्ड ऐड करना, कन्वर्ट्स फ्री नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड सॉइल, converts free nitrogen from atmosphere and soil into From atmosphere. and soil into soluble ब्रैकेट में लिखो यूजेबल, into soluble ब्रैकेट में लिखो यूजेबल, into soluble ब्रैकेट में लिखो यूजेबल नाइट्रेट्स। प्लांट नाइट्रोजन किस फॉर्म में ले सकता है? नाइट्रेट की फॉर्म। नाइट्रेट किस में डिसॉल्व होंगे? पानी में, पानी से रूट्स के थ्रू आ रहे हैं। समझ आ गई? प्लांट को फ्री नाइट्रोजन दे दो, नहीं ले पाएगा, तो प्लांट हमेशा किसको लेगा? नाइट्रेट्स को। किसको लेगा? तो जो भी नाइट्रोजन पड़ी है वो किस में चेंज होनी जरूरी है? नाइट्रेट्स। बच्चे लेगुमिनस प्लांट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी रूट्स के अंदर नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती है रूट्स। उन गांठों के अंदर एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है उसका? राइजोबियम। राइजोबियम ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हवा और एटमॉस्फेयर से क्या एब्जॉर्ब कर सकता है? नाइट्रोजन। हवा में कितनी नाइट्रोजन है? 78%। 21%। वाटर था 70%, 78% हो गई। नाइट्रोजन तो 78% हो गई, 21 ऑक्सीजन 0.5। ठीक है, अब देखो 78 कितना बड़ा सोर्स है तुम्हें नाइट्रोजन का। तो मतलब प्लांट में फर्टिलाइजर की जगह अगर राइजोबियम बैक्टीरिया हो तो क्या हो? हेल्पफुल है। तो बच्चे जितने भी पल्सेस होते हैं, पल्सेस है ना, जितनी भी पल्सेस है, दाल वाली फसलें, इनको जब काटा जाता है, इनकी रूट्स को या इनका जो मैटर है ना, काट के दाल निकाल के बाद में जो मैटर है उसको ज़मीन में मिलाया जाता है ताकि राइजोबियम किस में रहे? ज़मीन में रहे। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को, फर्टिलिटी को बढ़ाएंगे या कम करेंगे? बढ़ाएंगे। मान लो ज़मीन में अर्थवॉर्म्स भी हैं और राइजोबियम भी है, तो अर्थवॉर्म ज़मीन में को क्या करते रहेंगे? सॉफ्ट। तो जमीन में क्या आती रहेगी? हवा। हवा में कौन आएगा? नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया नाइट्रोजन को किसमें चेंज कर देगा? नाइट्रेट्स में। फर्टिलाइजर डालने की जरूरत है? नहीं है। प्लांट खुद अपनी फैक्ट्री बनाए बैठा है। प्लांट के पत्ते गिरेंगे, उन्हें कौन खाएगा? अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म क्या रिलीज करेगा? मैन्यूअल।
तो सॉइल देखो, धरती ने अपना सिस्टम अपने आप बना सर रखा है। अर्थ में प्लांट तो ही खा लेंगे। नहीं खाएंगे, बच्चे क्यों खाएंगे? डेड डिके पे खाएंगे, लिविंग को नहीं खाते। समझ सर रूट्स नहीं खाएंगे कुछ, जितने मर्जी अर्थवॉर्म जिंदा चीजों को कोई नहीं खाएंगे, और रूट्स तो वैसे ही नहीं खाते, ये तो बहुत बारीक की हुई चीजें थी। ठीक है बच्चे, इज इट क्लियर? व्हाट इज द टाइम? सर 15 मिनट्स बताइए, 15 मिनट्स बताइए। फिर तो बहुत। ओके, नेक्स्ट लिखो बच्चे, नेक्स्ट लिखो। ये तो थे राइजोबियम जो कि सॉइल बैक्टीरिया थे। हाँ जी, तीन प्लांट मिलते हैं सर। वो भी राइजोबियम, सारे पल्सेस में राइजोबियम मैंने देखा था क्योंकि वो नाइट्रोजन अपने आप बनाते हैं। अपने आप बनाते हैं, उनको नाइट्रोजन देने की जरूरत भी नहीं पड़ती। हाँ जी, सीधे बैठो। ओके, नेक्स्ट लिखो। इसी में ही नाइट्रोजन फिक्सिंग में ही पहले अपन ने राइजोबियम किया है ना, तो इसी में लिखो फ्री लिविंग बैक्टीरिया। अब राइजोबियम तो प्लांट के साथ चिपका होगा, है ना, रूट नोड्यूल्स में होगा। राइजोबियम के साथ डैश लगा के लिख ही लो। फिर राइजोबियम जहाँ लिखा है डैश लगा के लिख लो, प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स। प्रेजेंट, हाँ जी, राइजोबियम जो लिखा था उसके साथ लिख लो प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स। बुक से फिर बच्चे आपको पूरा वो बार बार नहीं करना। प्रेजेंट इन रूट नोड्यूल्स, गांठें होती है रूट्स के अंदर, रूट नोड्यूल्स। कई लोग पता है क्या करते हैं, रूट नोड्यूल्स को समझ लेते हैं ये तो बीमारी है ना, और प्लांट में जो जहर पे जहर डालने लगे, किसको मार देंगे? राइजोबियम को, बैक्टीरिया को, अर्थवॉर्म को, है ना, फिर प्लांट को बाहर से फर्टिलाइजर देनी पड़ेगी। तो नेचर ने अपना सिस्टम बनाया था, हमने उस सिस्टम को क्या कर दिया? डिस्टर्ब। ओके, आगे लिखो फ्री बैक्टीरिया इन सॉइल, फ्री लिविंग बैक्टीरिया इन सॉइल। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का ही पार्ट है। फ्री बैक्टीरिया, पहले राइजोबियम थे जो रूट्स में थे, कुछ बैक्टीरिया जो फ्री है। काम इनका भी सेम है बच्चे, लिखो सेम काम इनका, लिखो सेम काम इनका। कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन एंड अमोनिया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, कन्वर्ट फ्री नाइट्रोजन एंड अमोनिया इनटू, convert free nitrogen and ammonia into nitrates and amino acids, और भी अच्छा है ना, into nitrates and amino acids, nitrates and amino acids, और भी अच्छा हो गया, nitrates and amino acids। समझ आ गया बच्चे? इसका एग्जाम्पल लिख लो, अज़ोटोबैक्टर, अज़ोटोबैक्टर, AZO-TO, अमीनो एसिड्स, AZO-TO-BACTER, अज़ोटोबैक्टर। ठीक है, अज़ोटोबैक्टर। क्लॉस्ट्रीडियम याद रहे तो लिख लो, नहीं तो मत लिखो, ऐसे तो एक नाम बहुत है। दूसरा क्लॉस्ट्रीडियम है, याद रहे तो लिख लो, नहीं तो तुम अज़ोटोबैक्टर और क्लॉस्ट्रीडियम। तो सॉइल में जो फ्री प्रेजेंट होगा वो अज़ोटोबैक्टर है। राइजोबियम आप सॉइल में नहीं डाल सकते, राइजोबियम किसके साथ आएगा? प्लांट की रूट्स के साथ चलता है। अज़ोटोबैक्टर सॉइल में फ्री है ना, तो दोनों बैक्टीरिया डायरेक्ट फैक्ट्री है किसकी? नाइट्रोजन की। किसमें चेंज करेंगे? नाइट्रेट्स में, अमीनो एसिड्स में, और वो पानी में डिजॉल्व होकर प्लांट बड़ी जल्दी उनको ले सकते। ठीक है, चलो नेक्स्ट लिखो, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ये तो थे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। आगे लिखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, आगे लिखो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रीफाइंग। इसका प्रोसेस, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का प्रोसेस में जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया था, वैसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है। फ्री नाइट्रोजन प्लांट ने ले ली, क्या बना लिए? नाइट्रेट्स बना लिए। चलो, जमीन में राइजोबियम नहीं है, जमीन में अज़ोटोबैक्टर भी नहीं है, तो क्या करेगा? तो नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी?
मैं क्या कह रहा हूँ? और जो सॉइल को मतलब डिप्रेशन करते हैं सुनो। जैसे अंदर एयर भी आ जाता है। नाइट्रोजन आ रही है, तो नाइट्रोजन को चेंज कौन करेगा? ना नाइट्रोजन फिक्सिंग मटेरियल है ही। समझ आ गई? तो रीत जी ध्यान दो, ना ही तो आपके पास नाइट्रोजन एक्टिव बैक्टीरिया में